सीबीएसई कक्षा 10वीं टर्म 1। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गद्य खंड। और गद्य खंड में टर्म 1 के आधार पर दो पाठ है, नेताजी का चश्मा और पाल गोविंद भगत। तो आरंभ करते हैं नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक है स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश की भाषा आम बोलचाल की है। उनकी रचनाओं में तत्सम, तद्भव, देशज इन शब्दों का वो अधिकांश प्रयोग करते हैं। इस रचना में नेताजी के चश्मा ये एक देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत एक भावपूर्ण कहानी है। इसमें देश के आम नागरिकों द्वारा देश के प्रति निष्ठा रखते हुए देशभक्ति से पूर्ण कार्य करने की प्रेरणा दी गई है। साथ ही देश की भावी पीढ़ी में भी देशभक्ति की भावना भरी हुई है। इस पाठ के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्न। हालदार साहब कस्बे में कितने समय के बाद जाते थे? तो वे प्रत्येक 15वें दिन उस कस्बे से गुजरते थे। नेताजी की मूर्ति कहाँ लगी हुई थी? नेताजी की मूर्ति मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर लगी हुई थी। अब कस्बे में कुछ ना कुछ कार्य होता रहता था। किस कारण से? क्योंकि वहां पर एक नगर पालिका थी। नेताजी का चश्मा ये कथा किसकी है? ये कथा नेताजी की मूर्ति के एक छोटे से हिस्से की है। इसमें कस्बे के बारे में क्या बताया गया है? कस्बा छोटा है। नगरपालिका क्या क्या काम करवाती थी? तो नगरपालिका सड़क, स्कूल, पेशाब घर ये बनवाने का कार्य करती थी। कस्बे में कितने स्कूल थे? कस्बे में 2 स्कूल थे, एक लड़कियों का और एक लड़कों का। मोतीलाल जी कौन है? मोतीलाल जी इस पाठ में हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर है। मूर्ति बनाकर पटक देना, इस शब्द से आप क्या समझते हो या इसका तात्पर्य क्या है? इससे तात्पर्य 1 महीने में ही मूर्ति तैयार कर देना। मूर्ति किस चीज से बनी हुई थी? मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी। मूर्ति को देखकर क्या याद आने लगता है? मूर्ति को देखकर दिल्ली चलो याद आने लगता है। मूर्ति को देखते ही क्या या कौन से नारे याद आने लगते थे? दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मूर्ति को सफल और सराहनीय प्रयास क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि मूर्ति को देखते ही नेताजी का जीवंत रूप उभरकर सामने आता है। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को किसने पहना दिया था? कैप्टन ने। क्या आइडिया है कि मूर्ति पत्थर की और चश्मा असली? नेताजी का नारा क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मूर्ति का चश्मा हर बार कौन बदल देता था? कैप्टन चश्मे वाला। पान वाला कैसा आदमी था? पान वाला एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब को किस बात की आदत पड़ गई थी? हालदार साहब को चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना, इसकी आदत पड़ गई थी। चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों पहनाता था? देशभक्ति के कारण और साथ ही साथ नेताजी के प्रति सम्मान के कारण। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर पान वाला कैसे हंसा? आंखों ही आंखों में हंसा। नेताजी का चश्मा, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक स्वयं प्रकाश जी है। हालदार की समझ में क्या बात नहीं आई? कौन सी बात हालदार के साहब के समझ में नहीं आई? कैप्टन नेताजी का चश्मा बार बार क्यों बदल देता है? चश्मा बदलने का क्या कारण बताया गया है? जब कोई ग्राहक नेताजी पर लगे जैसे चश्मे की मांग करता था, तब वह मूर्ति वाला चश्मा उसे दे देता था और उस पर एक नया चश्मा लगा देता था। कैप्टन कौन था? कैप्टन एक चश्मा बेचने वाला था। कैप्टन
चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम किसको देता था? तो वह वो चश्मा अपने ग्राहक को दे देता था। कैप्टन द्वारा बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाना क्या प्रकट करता है? उसमें देशभक्ति और त्याग की भावना थी। चश्मे वाले को कस्बे के लोग कैप्टन क्यों कहते थे? किस कारण उसे कैप्टन कहा जाता था? वह एक सच्चा देशभक्त था। हालदार साहब को कौन सी बात विचित्र और कौतुक भरी लगी? नेताजी की मूर्ति और कैप्टन चश्मे वाले की बात। कैप्टन चश्मे वाला कौन था? चश्मा बेचने वाला एक साधारण फेरी वाला था। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। लाल काली बत्ती सी, इसमें कौन सा विशेषण है? इसमें गुणवाचक विशेषण है। कैप्टन देखने में कैसा था? कैप्टन देखने में बूढ़ा और कमजोर सा था। कैप्टन क्या काम करता था? फेरी लगाकर चश्मा बेचने का काम करता था। हालदार साहब कैप्टन के बारे में क्या पूछना चाहते थे? कौन सी बात थी जो वो जानना चाहते थे कि उसे कैप्टन क्यों कहते हैं? हालदार साहब बार बार सोचते हैं कि क्या होगा उस कौम का जो देशभक्तों पर हंसती है। आंखें भर आई, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? आंसू आना। नेताजी सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, हालदार साहब ने ऐसा क्यों सोचा होगा? क्योंकि कैप्टन मर गया था। हालदार साहब मूर्ति के सामने अटेंशन क्यों हो गए थे? मूर्ति के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए। तो ये थे इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आरंभ करते हैं दूसरा पाठ, बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत के लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी, जिनका जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे थे। रामवृक्ष बेनीपुरी जीवंत भाषा, ओजपूर्ण शैली तथा अलंकारिता के कारण पाठकों को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं और शैली की विशिष्टता के कारण ही उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। इस पाठ में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की दास्तान है जो गृहस्थ होते हुए भी एक उच्च कोटि का सन्यासी है। गीता के कर्म योग को व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारा जा सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण है एक साधारण सा किसान बाल गोविंद भगत। पाठ पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो पाठ है इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो वो है बाल गोविंद भगत के बारे में। बाल गोविंद भगत किस पंथ के अनुयायी थे? वे कबीर पंथ के अनुयायी थे। बाल गोविंद भगत की आवश्यकताएं कैसी थी? उनकी आवश्यकताएं न्यूनतम थी। उनका स्वभाव अत्यंत डैश था। किस तरह का स्वभाव था? सरल स्वभाव था। बाल गोविंद भगत जाड़ों में क्या ओढ़ते थे? काली कंबली। भगत किसकी कसौटी पर खरे उतरने वाले थे? साधु की। दो टूक बात करने से क्या अभिप्राय है? साफ साफ स्पष्ट बात करना। कबीर पंथी का अर्थ क्या है? कबीर पंथी का अर्थ है कबीर संप्रदाय का अनुयायी। भगत गृहस्थ होते हुए भी साधु की श्रेणी में आते थे। कैसे? क्योंकि साधु जीवन के सभी गुण उनमें विद्यमान थे। अपने खेतों में पैदा हुई फसल को वे कहाँ ले जाते थे? कबीर के दरबार में। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का नाम क्या है? रामवृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत क्या नहीं करते थे? वे झूठ नहीं बोलते थे। समूचा गांव खेतों में कब उतर पड़ा है? आषाढ़ की रिमझिम में। बाल गोविंद भगत अपने खेत में क्या कर रहे हैं? रोपाई। वर्षा की रिमझिम किस मास में होती है? तो वो आषाढ़ मास होगा। आषाढ़ के महीने में वातावरण में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? आसमान बादलों से घिर जाता है, ठंडी हवाएं चलती है, रिमझिम वर्षा होती है। बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में कौन नहीं डुबो सकता? कौन सी ऐसी आवाज थी या शोर था जो उन्हें विचलित नहीं कर सकता था? झिल्ली की झनकार और दादुरों की टर टर। बाल गोविंद भगत के गीतों की क्या विशेषता थी? खंजरी की ताल पर वो गीत गाते थे।
बाल गोविंद भगत आधी रात को कौन सा गीत गाते थे? तो आधी रात में वे गोधी में पिहुआ चमक उठे ये गीत गाते थे। भगत के संगीत का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता था? तो बिजली की तरह उन्हें चौंका देता था। रात की निस्तब्धता को भगत क्या गाकर तोड़ते थे? तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, इससे क्या आशय है? मनुष्य अपना समय सार्थक बना ले। गोधी में पीवा, इसका अर्थ क्या है? ईश्वर का आत्मा में वास है। भगत की प्रभातियां कब से कब तक चलती थी? भगत की प्रभातियां कार्तिक से फागुन मास तक चलती थी। नदी गांव से कितनी दूर थी? नदी गांव से 2 मील की दूरी पर थी। संझा एक शब्द आया है, लेखक का उससे क्या आशय है? संझा का अर्थ है शाम के समय गाए जाने वाले भक्ति गीत। अपनी संझा में बाल गोविंद भगत किस वाद्य का प्रयोग करते थे? वो है खंजरी। लेखक ने भगत की संगीत साधना को कब देखा? जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हुई। भगत की पतोहू की विशेषता क्या थी? वो सुभक्ति, सुशील थी और घर की प्रबंधिका थी। भगत का बेटा कैसा था? सुस्त और बोदा सा था। भगत को कैसी पतोहू मिली थी? सुभग और सुशील। मौत की क्या विशेषता होती है? मौत की विशेषता होती है कि वे सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचकर ही रहती है। बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु के बाद उसका क्या किया गया? उसे चटाई पर लेटाया गया, सफ़ेद कपड़े से उसे ढक लिया गया। बेटे की मृतदेह के पास बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? गीत गा रहे थे। अपनी पतोहू को बाल गोविंद भगत क्या समझाते हैं? कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। आत्मा के संदर्भ में बाल गोविंद भगत का विचार क्या था? कि आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। बाल गोविंद भगत के कितने पुत्र थे? तो उनका एकमात्र इकलौता पुत्र था। बेटे की मृत्यु पर उन्होंने पतोहू से क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह रोने धोने का नहीं अपितु उत्सव मनाने का समय है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, इससे क्या आशय है? कि उन्होंने साधारण ढंग से क्रियाकर्म किया। पतोहू के भाई को बुलाकर भगत ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसका दूसरा विवाह कर देना। पतोहू से पुत्र को अग्नि दिलवाना किस बात की ओर संकेत करता है? कि वे परंपराओं और रीति रिवाजों को नहीं मानते थे। पतोहू भगत को छोड़कर जाना क्यों नहीं चाहती थी? क्योंकि उसे बाल गोविंद भगत के बुढ़ापे की चिंता थी। बाल गोविंद भगत प्रतिवर्ष गंगा स्नान क्यों जाते थे? उनका एकमात्र उद्देश्य था संत समागम और लोक दर्शन के लिए। भगत गंगा स्नान के दौरान उपवास क्यों रखते थे? क्योंकि साधु को संबल और गृहस्थ को भिक्षा का हक नहीं है, ऐसा उनका मानना था। गंगा स्नान जाते समय रास्ते में वे क्या करते थे? खंजरी बजाते थे और गीत गाते थे। भगत को गंगा स्नान के लिए आने जाने में कितना समय लगता था? 4 से 5 दिन। बाल गोविंद भगत हर वर्ष स्नान करने कहाँ जाते थे? गंगा तट पर। बाल गोविंद भगत स्नान पर उनकी उतनी आस्था नहीं थी जितनी संत समागम और लोक दर्शन पर। वे दिन दिन छीजने लगे थे। इसका क्या अर्थ है? कि वे प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे थे। इस पाठ को पढ़कर बाल गोविंद भगत की कैसी छवि उभरती है? वे साधु और गृहस्थ दोनों थे। भोर में लोगों ने बाल गोविंद भगत का गीत नहीं सुना तो जाकर क्या देखा? उन्होंने देखा कि बाल गोविंद भगत मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और निश्चित रूप से आपके लिए बहुत सहायक होंगे। धन्यवाद जी।